विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पार्टी ऑन द फ्लोर। जी हां, महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई तेज होती चली जा रही है। सत्ता के सिंहासन की ये जंग है और अब ये जंग फ्लोर पर आ चुकी है। अब फ्लोर पर तय होगा कि किस में कितना दम है। आपको महाराष्ट्र से जुड़ी आज दिन भर की बड़ी खबर देने वाले हैं, लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके साथ हम करने वाले हैं। शिवसेना के एक और विधायक आज शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। शिंदे कैंप में शामिल होंगे एक और विधायक। शिवसेना के 39 इस वक्त शिंदे खेमे में हैं और आज राहुल पाटिल शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। परभणी से शिवसेना के विधायक है राहुल पाटिल और माना जा रहा है कि वो भी शिंदे गुट का हिस्सा बन सकते हैं। सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं राहुल पाटिल। सूरत से जाएंगे गुवाहाटी। जो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, सूरत से गुवाहाटी का रुख वो करेंगे और वहां पर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। और इनके जाते ही यकीनन शिंदे कैंप में कुल शिवसेना के विधायकों की तादाद हो जाएगी 40। यानी कि एक तरह से दल बदल के जिस कानून को लेकर डर का माहौल अभी भी शिंदे खेमे में है, एक एक करके आंकड़ा बढ़ता हुआ और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें इसी के साथ और बढ़ती हुई। अनुपम हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र जुड़ रहे हैं गुवाहाटी से ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, ये तो कारवां जो शुरू हुआ था लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। काफिले में एक के बाद एक धड़ाधड़ विधायकों के आने का सिलसिला जारी है, वो भी तब जब उद्धव ठाकरे इमोशनल अपील कर रहे हैं। सूरत से गुवाहाटी कब जाएंगे राहुल, किस तरह की जानकारी मिल रही है? शिंदे कैंप में एक और बढ़ोतरी। अनुपम, कुछ देर पहले जो खबर आई कि सूरत पहुंचे थे, सूरत के नीचे दिखाई दिए और इसके बाद अब जो सूचना आ रही है कि तुरंत वो यहाँ पर आने वाले हैं और जो पुलिस की गहमागहमी है वो भी यहाँ पर अचानक से बढ़ गई है। तो हो सकता है कि कुछ ही देर में हम देखें कि वो यहाँ आ गए हैं और अगर वो यहाँ पहुंचते हैं थोड़ी देर में तो ये जो संख्या है ये 40 के आसपास हो जाएगी और ये काफी मतलब एक तरह से बहुत बड़ी जीत के तौर पर एक नाथ शिंदे गुट है वो ले रहा है। और दूसरी ओर अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनके लिए बड़ा झटका है कि धीरे धीरे फ्लो बाय फ्लो एक के बाद एक उनके लिए हो रहा है। एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि पतझड़ लगी हुई है। मॉनसून का मौसम है लेकिन यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है उद्धव ठाकरे के लिए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तरह का शक भी हालांकि इसी को लेकर जाहिर किया जा रहा है कि कल तक जो पूरी तरह से इंटैक्ट उद्धव ठाकरे के साथ थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे की सियासत ये भी हो सकती है कि अपना दूत बनाकर भेज दिया जाए, लेकिन दावा ये कहते हुए भेजा जाए कि भैया ये आप में शामिल होना चाहते हैं और वहां से गोपनीय सूचना इकट्ठा की जाए कुछ विधायकों को लेकर। इस तरह की भी स्थिति क्या बन सकती है? अनुपम, बिल्कुल चित्ता, ये पिछले कई दिनों से ही इस तरह की आशंका जो उद्धव एक नाथ शिंदे गुट है वो व्यक्त कर रहा है। भीतर ये चिंता भी है और यही वजह है कि जो संख्या है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जब लॉयर्स की टीम से इन्होंने मुलाकात की थी तो जो लीगल टीम है उन्होंने एक सलाह दी कि अगर आपके पास संख्या उन्होंने एक सलाह दी थी कि अगर आपके पास संख्या बहुत ज्यादा होगी तभी आप इस संख्या को लेकर मुंबई जाइएगा, क्योंकि ये जो आशंका है ये बरकरार है कि ये सबसे बड़ी बात आपने कही है कि 40-42 विधायकों से ज्यादा की जब स्थिति हो तो वो आपके लिए कंफर्टेबल स्थिति होगी, उसके बाद ही क्या मुंबई जाएंगे शिंदे गुट के तमाम विधायक। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसको लेते हुए अनुपम लौटूंगी मैं आपके पास। फडणवीस के घर पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक जारी है। देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी यकीनन इस पूरे के पूरे सियासी महाभारत पर अपनी नजर टिकाकर बैठी हुई है। आला भारतीय जनता पार्टी के नेता बने हुए हैं। कहा जा रहा है बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है बीजेपी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये पूरा का पूरा मामला 16 विधायकों वाला पहुंचा था तो बकायदा याचिका में इस बात का जिक्र था कि अल्पमत में है उद्धव की सरकार। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, फडणवीस के घर पर जो बैठक हो रही है, क्या उसमें फ्लोर टेस्ट की मांग किस तरह से करे बीजेपी, इसको लेकर मंथन चल रहा है? मुनीश जी बिल्कुल, इस वक्त हम देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर ही मौजूद हैं और देवेंद्र फडणवीस के साथ में जो कई बीजेपी के आला नेता हैं महाराष्ट्र के वो वहां पर मौजूद हैं और कहीं न कहीं आगे की रणनीति को लेकर बातचीत हो रही है। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि बीजेपी उस ओर भी अपनी रणनीति बना रही है कि अगर फ्लोर टेस्ट के लिए जाना है तो आगे की रणनीति क्या होगी। सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर आ रही है कि राज्यपाल जो है उनके पास या तो एक नाथ शिंदे का गुट, उसके अलावा या तो बीजेपी या नहीं तो राज्यपाल खुद स्वो मोटो फ्लोर टेस्ट की मांग फ्लोर
फ्लोर टेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है कि इस वक्त उद्धव ठाकरे सरकार के पास में जो नंबर्स होने चाहिए वो नहीं है, क्योंकि 39 से ज्यादा विधायक खुद एकनाथ शिंदे लेकर गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। तो बीजेपी को अब पहली बार बीजेपी इतनी एक्टिव हुई है इतने दिनों में, और उसी का नतीजा है कि आज जो आला नेता है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ में ना सिर्फ बैठक कर रहे हैं बल्कि रणनीति भी तय कर रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो कैसे अपनी मेजोरिटी को प्रूव करना है, उसके अलावा इस सरकार को कैसे गिराना है और कैसे जो बागी नेता हैं उनको आगे ले चलकर सरकार बनाना है या नहीं बनाना है, इन सभी रणनीति पर बात हो रही है। अब तो 40 होने जा रहे हैं। एक और विधायक सूरत के लिए निकल चुके हैं, वहां से पहुंचेंगे वो सीधे गुवाहाटी। तो संख्या बल लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन अभी तक वेट एंड वॉच की पोजीशन में ये मुंबई नहीं आने के पीछे क्या बड़ी वजह नजर आ रही है आपको मुनीश? अब इतने ज्यादा बड़ी तादाद में विधायक हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ है वो। मैं लौट रही हूं आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन लौटूंगी आपके पास। मातोश्री में एनसीपी की बैठक जारी है। मातोश्री में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने से रोका। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस्तीफा देना चाहते थे उद्धव ठाकरे, सूत्र ये खबर दे रहे हैं। आपको बता दें कि एनसीपी और उद्धव ठाकरे की जब बैठक हुई मातोश्री में, मातोश्री जहां पर उद्धव ठाकरे रहते हैं वो उनका निवास स्थान वर्षा छोड़कर मातोश्री पहुंचे। वहां पर इस्तीफा देने की पेशकश उनकी ओर से की गई, लेकिन पवार साहब ने उद्धव को इस्तीफा देने से रोका। सोशल मीडिया पर इस्तीफा देना चाहते थे उद्धव ठाकरे, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन शरद पवार ने उनको इस्तीफा देने से रोका। मुनीश, शरद पवार ने दो बार इस्तीफा देने से रोक दिया। विद्या हमारी संवाददाता इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। विद्या, दोनों बार शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने से रोक दिया, वजह क्या है? उद्धव क्यों देना चाहते थे इस्तीफा? क्या ये मान रहे थे कि उनके पास संख्या बल है नहीं, इस वजह से इस्तीफा देना ही बेहतर विकल्प है? जी देखिए, अगर आप उद्धव ठाकरे की शख्सियत को अगर आप समझेंगे तो वो एक ऐसे इंसान है जिनको बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हुई उनको जब उन्होंने देखा कि उनके खुद के विधायक बागी हो गए थे, और यही वजह है कि वो तुरंत इस्तीफा देना चाहते थे, इमोशन में आ गए थे। आप उनका पहला भी स्पीच सुनिए जब उन्होंने सोशल मीडिया पे एड्रेस किया था, बहुत इमोशनल थे। कई सारे लोग जो शिव सैनिक जो उसमें सुन रहे थे उन्होंने भी कहा कि वो तो उनकी आंखों में आंसू आ गया उद्धव ठाकरे को ऐसे बातें करते हुए सुन के। तो यही वजह है कि लोगों को बार बार लग रहा था कि उद्धव ठाकरे जरूर इस्तीफा दे देंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने नहीं दिया। इसकी अब जाके वजह पता चली है कि वो शरद पवार थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने से रोक दिया था। वहीं जहां बागी विधायक चाह रहे हैं बार बार कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी से दूरी बनाए, वहीं आप देख लीजिए इस वक्त भी जब बार बार एकनाथ शिंदे काम कह रहा है कि एमवीए से हटो और कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़ो, तो अभी भी एनसीपी के अधिकारी, एनसीपी के कई सारे नेता, अभी जयंत पाटिल अंदर हैं, सुभाष देसाई अभी अंदर हैं, तो ये सुभाष देसाई शिवसेना से ही हैं, तो ये सारे लोग अंदर में मीटिंग कर रहे हैं मातोश्री में। इस वक्त मातोश्री में हूँ। दिलीप वलसे पाटिल जो होम मिनिस्टर हैं एनसीपी से हैं, वो भी अभी थोड़ी देर पहले ही मिल के गए हैं। तो मीटिंग का दौर एनसीपी के साथ लगातार चल रहा है। जो दूरी बरकरार करने की बात एकनाथ शिंदे कैंप बार बार कहता है, वैसा होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। आपकी बातों से नजर आई विद्या, एक ये कि एनसीपी के तमाम नेता इस वक्त मातोश्री के भीतर मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग जारी है, लेकिन आज वहां पर शरद पवार या अजित पवार की मौजूदगी नहीं है। शरद पवार ने इसके पहले जब फर्स्ट फेसबुक लाइव के जरिए अपनी जनता को संबोधित किया था उद्धव ठाकरे ने, उसके पहले वो इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, लेकिन शरद पवार ने रोक दिया। क्या आप इसके बारे में ये जानकारी दे रही हैं विद्या? जी देखिए, शरद पवार ने जो रोकने वाली जो बात आई है कि शरद पवार ने रोक दिया, उनको नहीं देने दिया। अगर आप उद्धव ठाकरे की शख्सियत को पहचानेंगे या फिर लोगों से भी बात करेंगे शिवसेना, तो सबका यही कहना था कि जैसे ही बागी विधायकों की बात पता चली थी उद्धव ठाकरे को, उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी और उन्होंने तुरंत कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे सत्ता से प्यार नहीं है। वो ये बार बार कहते आए हैं, लेकिन वो यही चाहते हैं कि मैं नहीं, यानी उद्धव ठाकरे नहीं तो कोई और शिवसेना का ही अधिकारी नेता बने, मुख्यमंत्री के पद पर जाए। और यही वजह है कि वो अभी इस वक्त भी बीजेपी, जब उनके सारे नेता निकल चुके हैं, बागी हो चुके हैं, उसके बावजूद वो अभी बीजेपी से हाथ मिलाना नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री की पद शिवसेना को देने के लिए अभी भी तैयार नहीं थी। ठीक है, मैं लौटूंगी विद्या आपके पास। कुल मिलाकर शरद पवार का ये जो रोल है, शायद यही कारण है कि संजय राउत बता रहे थे कि वो महाराष्ट्र की सियासत के
भीष्म पितामह हैं। आपको याद होगा उनका ये बयान। शरद पवार ने दो बार उद्धव ठाकरे को रोका इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफा फिलहाल नहीं दे रहे हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन आंकड़ा कम है, फ्लोर टेस्ट की मांग बीजेपी कर सकती है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। महाराष्ट्र में जारी सियासी जंग ने आज सुप्रीम कोर्ट में अलग ही रंग ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल को नोटिस थमा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब बागी विधायकों ने उनके खिलाफ अविश्वास का नोटिस दिया था तो उसे डिप्टी स्पीकर ने बिना सदन में रखे कैसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब देने का वक्त दिया है। अब 11 जुलाई तक बागी विधायक अयोग्य घोषित नहीं हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बागी गुट अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। शिवसेना में पार्टी के अंदर से जिस सियासी संकट की बुनियाद रखी गई, देश के शीर्ष अदालत में उस मुद्दे पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और बागी शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल के नोटिस पर 16 बागी विधायकों पर कार्रवाई पर उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन नोटिस की समय सीमा पूरी होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को ही नोटिस थमा दिया। अपने खिलाफ प्रस्ताव को खारिज करने पर कड़ा सवाल किया। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई थी। एक अर्जी एकनाथ शिंदे की थी, दूसरी अर्जी 16 विधायकों की थी। दोनों अर्जियों पर सुनवाई करते हुए अदालत ने डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर 5 दिनों के अंदर जवाब मांगा। महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को भी नोटिस दिया गया है। केंद्र सरकार को भी नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। एसएलपी बनाए गए अजय चौधरी और चीफ व्हिप सुनील प्रभु से भी जवाब मांगा गया है। बागी विधायकों को 3 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर भी रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बहस हुई कि जब बागी विधायकों ने ईमेल भेजकर डिप्टी स्पीकर को पूरी बात बताई थी तो डिप्टी स्पीकर ने बिना सदन को बताए खुद ही फैसला क्यों लिया। ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई के बीच महाराष्ट्र की सड़कों पर सियासी संग्राम जारी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। बागी विधायकों और उनके परिवार वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी। शिंदे और बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी राहत मान रहे हैं। वहीं शिवसेना बागी विधायकों को भेजे गए नोटिस को कानून के मुताबिक बता रही है। मौत आज आप टाल सकते हो, कभी न कभी तो ये क्रिया प्रक्रिया होने वाली है ना। जो 12 MLAs है जिसके ऊपर ये तलवार लटकी है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो हटेगी नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। देखिए, जो भी मोहलत दी है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम देंगे, वो अगेन मैं रिपीट करूंगी, डेप्यूटी स्पीकर रहे हों, हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी रही हो, उन्होंने कायदा अनुसार काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उसको ध्यान में रखकर किया हुआ है, ना कि किसी आपन धाप में काम हुआ है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी के ग्रुप में। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे कैंप की ओर से यह भी दावा किया गया कि महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है और अब
सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोहलत मिलने के बाद शिंदे गुट भी एक्शन में आ गया है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने की तैयारी में है, जहां वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर सकते हैं। उधर बागी विधायकों के इस कदम के बीच शिवसेना नेता कई बागी विधायकों के संपर्क में होने की बात कह रहे हैं। सरकार पर किसी भी खतरे की बात से इनकार कर रहे हैं। के लेके गए हैं। हाँ। उनको मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि ये 15-16 लोग हमारे संपर्क में हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि जैसे मुंबई में उनका आना होगा साथ में पलटेगी जब वो मुंबई में आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि यही बात है। हाँ। कि उनको सेना में रहना है। जो जैसे नहीं रहना है। हाँ। वो गठ तो बना नहीं सकते, उनको एक तो डिस्क्वालीफाई होना है। हाँ। या फिर भाजपा में या कहीं जाना है। हाँ। तो वो उनकी बात हुई, लेकिन जो भी आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब सारा खेल एकनाथ शिंदे के पाले में आ गया है। महाराष्ट्र की सियासत में अब सबकी निगाह बागियों के अगले कदम पर है, जिससे सूबे की सरकार का भविष्य तय होगा। मुंबई से मौसमी सिंह, दिल्ली से अशोक सिंघल और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। शिंदे का गढ़ माने जाने वाले ठाणे में समर्थकों ने आतिशबाजी की और उनके समर्थन में जमकर नारे लगाए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज जो राहत मिली है उसके मद्देनजर जश्न की ये तस्वीरें देख रहे हैं। मुनीश पांडे का सीधे हम रुख करेंगे। मुनीश, ये तस्वीरें तो सामने हैं जहां पर एकनाथ शिंदे के समर्थक जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे ने भी इसे शिवसेना की, असली शिवसेना की जीत बताई है, लेकिन ये बात उनको भी समझना होगा कि अभी बहुत कांटे हैं इस राह में। अभी फ्लोर पर फ्लोर टेस्ट जब होगा, मुंबई जाना पड़ेगा और मुंबई जाने की स्थिति में खेल बिगड़ सकता है। इस तरह का दावा लगातार किया जा रहा है उद्धव ठाकरे गुट की ओर से। मुनीश, कैमरा निकालो जी। बिल्कुल चित्रा, देखिए एकनाथ शिंदे और उनके गुट में जो बाकी नेता हैं उनको ये पता है कि जो डिस्क्वालीफाई करने की नोटिस पर स्टेटस को, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई 11 जुलाई तक नहीं किया जाएगा, वो एक बड़ी जीत है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिरकार क्यों इतनी खुशी है एकनाथ शिंदे के कैंप में, तो उनको ये पता है कि फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ा रोल आगे के दिनों में प्ले करने वाले हैं वो हैं गवर्नर। और गवर्नर जब ये रोल प्ले करेंगे तो उस वक्त देखना होगा कि क्या ये फ्लोर टेस्ट के लिए मूव कौन करता है, क्या उसमें बीजेपी मूव करती है या फिर उसके अलावा जो एकनाथ शिंदे का गुट है वो मूव करता है। इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा दूं, एक नेता है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं बीजेपी के। सुनाना चाहूंगा मैं दर्शकों को कि आखिरकार वो बोल क्या रहे हैं। सुन। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर तातडीने भारतीय जनता पार्टीच्या कोअर टीमची बैठक या ठिकाणी आमंत्रित करण्यात आली। कोर्टाने दिलेला निर्णय, शिवसेनेमध्ये झालेली फूट, राज्यामध्ये असणारी परिस्थिती, या सर्वांवर भारतीय जनता पार्टीच्या कोअर टीमनी मंथन केलं, चर्चा केली। भविष्यातील घडामोडीच्या संदर्भामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या कोअर टीमनी पूर्ण लक्ष देऊन या निर्णयाकडे आपली भूमिका भविष्यात ठरवण्याचा निर्णय केलाय। आज कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यामध्ये व विशेष करून विधिमंडळामध्ये निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचं आकलन व त्याचा अंदाज केला गेला। राज्यासमोरचे राजकीय प्रश्न लक्षात घेऊन भारतीय जनता पार्टी उसके बाद आपली भूमिका ठरवेल। जिस तरह से विधानसभा में अभी परिस्थिति निर्माण हुई है, चर्चेतून शिक्कामोर्तब करण्यात आलाय की राज्यामधल्या असणाऱ्या अस्थिर परिस्थितीत वेट अँड वॉच या भूमिकेतून अजून काही लक्ष दिले जाईल आणि नंतर भारतीय जनता पार्टी एका भूमिकेपर्यंत येईल।
भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम की बैठक संपन्न हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य के राजनीतिक परिस्थिति का आकलन किया गया, उस पर चर्चा की गई। शिवसेना में जो फूट हुई है, आज एकनाथ शिंदे जी, उनकी शिवसेना ये मूल शिवसेना है, ये जो उन्होंने कहा है, घोषणा की है, उस विषय में भी मंथन हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है। और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी, फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैंने आपको कहा है कि अभी तो ये मांग श्री एकनाथ शिंदे जी के गठ की ओर से की गई है, हमने उस पे भी ध्यान दिया है। और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे गठों की ओर से प्रस्ताव आएंगे, उस प्रस्ताव के बाद फिर कोर टीम बैठकर उचित निर्णय करेगी। भाजपा सरकार बनाने के लिए क्या है सर? अभी जो परिस्थिति है उसके बारे में आकलन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच के भूमिका में आज भी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में इस विषय का चिंतन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके आधार पे आने वाले दिनों में जो और प्रस्ताव आगे आएंगे, उस प्रस्ताव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कोर टीम के माध्यम से उचित निर्णय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 4 कोर बैठक ये थे। देखिए, बीजेपी की तरफ से इसे कह सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को पहली बार इतने खुले तौर पे कहा गया कि जो बीजेपी के कोर टीम की मीटिंग है वहां पर बैठक हुई, सारी रणनीति को लेकर बातचीत हुई और अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच, यानी कि आगे एकनाथ शिंदे का ग्रुप जो है, बाकी के इंडिपेंडेंट एमएलए जो हैं, वो किस तरह से आगे गवर्नर को अप्रोच करते हैं, आगे क्या रणनीति अपनाते हैं, उसके बाद बीजेपी जो है वो अपना अगला जो कदम है वो उठाएगी। लेकिन एक चीज साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी अब एक्टिव हो चुकी है और अब वो उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि आखिरकार महाराष्ट्र में सरकार बनाया कैसे जाए। बड़ा दिलचस्प है, घंटों घंटों तक मंथन किया जाता है, लेकिन मीडिया के सामने नेताजी जब आते हैं तो उनका ये कहना है, बार बार इस बात पर सबसे ज्यादा जोर मुनीश कि वेट एंड वॉच की पोजीशन अख्तियार करके रखी है इस वक्त बीजेपी ने। महत्वपूर्ण ये बैठक थी, अंदर जरूर कई मुद्दों पर डिस्कशन किया गया, लेकिन मीडिया को सिर्फ इतना बताया गया कि हालात पर हमारी नजर है, वेट एंड वॉच की पोजीशन हमने अख्तियार करके रखी हुई है। विद्या का सीधे रुख करते हुए, विद्या, वेट एंड वॉच की पोजीशन में ही रहना होगा बीजेपी को, क्योंकि अभी भी आंकड़ों के खेल में दरअसल उद्धव ठाकरे एंड टीम लगातार लगी हुई है कि 2-4 भी अगर शिंदे गुट से निकलकर इधर आ जाते हैं तो फिर पूरा का पूरा पासा पलट सकता है। शायद यही कारण है कि बीजेपी बच बचकर धीरे धीरे चलने की कोशिश में है। जी देखिए, अभी तक तो खुलकर बात भी नहीं कर रही थी। जो जिस तरीके से आप देखिए, अब जाके तो पहली बार उन्होंने माना कि वाकई उनकी मीटिंग हो रही थी इस पूरे मुद्दे को लेकर। अभी तक तो वो हमेशा सिर्फ कहते थे कि हम सिर्फ नजर बनाए हुए हैं, हम सिर्फ नजर बनाए हुए हैं, लेकिन पहली बार अब इस नजर जो बनाए हुए हैं उस पर क्या करने वाले हैं, क्या आगे हो सकता है, इस सब को लेकर बातें कर रहे हैं वो, ये सामने आया है। ऑफकोर्स जैसा कि उन्होंने खुद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और खास तौर से अभी जो स्थिति निर्माण हुई है कि एक एक करके अभी भी नेतागण जा रहे हैं गुवाहाटी, तो लगता तो यही है कि अब जरूर ये जो पूरी टीम है एकनाथ शिंदे की, वो शायद मूव करे, जो गवर्नर को एक चिट्ठी लिखे और कहे कि नो कॉन्फिडेंस, जो एक
कह लीजिए फ्लोर टेस्ट की जो बात कही जाती थी वो जरूर करवाएगी, क्योंकि अगर उसके बिना इस पूरे जो अभी तक जो घटनाक्रम हुए हैं वो निर्णय तक नहीं पहुंचेगा, वो अभी भी अटका ही रहेगा। ये बड़ी जानकारी विद्या आप देती हुई। मुनीष पांडे विद्या हमारे साथ लगातार मुंबई से जुड़े हुए हैं। पल पल बदलता हुआ घटनाक्रम, लेकिन शिंदे गुट को राहत फिलहाल अगले 11 जुलाई तक। इन सब के बीच क्या फ्लोर टेस्ट हो सकता है? क्या इसकी मांग बीजेपी करेगी या राज्यपाल खुद स्वतः संज्ञान लेंगे या फिर शिंदे गुट की ओर से अपने कदम आगे बढ़ाए जाएंगे? हर एक जानकारी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। महाराष्ट्र पर सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है, जिसने सियासत के माहौल को और गर्म कर दिया है। ईडी अब शिवसेना सांसद संजय राउत पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। कल राउत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन अब शिवसेना समन की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं केंद्र सरकार पर हमले अब तेज हो गए हैं। अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हवाती में क्या है, चौपाटी में आइए ना। ईडी की नोटिस भेज दीजिए या मेरी गर्दन उड़ा दो, मैं गुवाहाटी से रास्ते से नहीं निकलूंगा। शिंदे गुट को धमकी देनी हो तो संजय राउत आते हैं। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। शिंदे गुट से बात करनी हो तो संजय राउत सामने आते हैं। सरकार है वो सरकार रहेगी, इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। डराते हैं, धमकाते हैं, ललकारते हैं। अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। शिवसेना की इस जंग में संजय राउत सेनापति की भूमिका में है। पार्टी की मौजूदा हालत हो, शिंदे की बात हो, बगावत की बात हो, आगे की रणनीति हो, हर कहीं संजय राउत सामने आकर शिवसेना की बात रखते हैं। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल। संजय राउत के इन तेवरों के बीच जांच एजेंसियां एक्शन में आई। ईडी ने संजय राउत को समन भेजा है और कल पेश होने के लिए कहा है। मौजूदा सियासी हलचल के बीच ईडी के एक्शन को संजय राउत ने महाराष्ट्र की सियासत से जोड़ दिया और साफ किया कि वो इस तरह से दबाव से डरने वाले नहीं हैं। तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डाल दो। इधर संजय राउत को ईडी का समन आया तो उधर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने ईडी से पूछताछ की बधाई संजय राउत को दे डाली। ईडीचं समन झालेलं आहे। हो का, मला पण आपल्याकडूनच कळलं, शुभेच्छा त्यांना। संजय राउत को ये समन प्रवीण राउत और पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में भेजा गया है। ईडी ने अप्रैल में राउत की पत्नी वर्षा राउत और सांसद के 2 सहयोगियों की 11.15 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क कर लिया था। ऐसे में इस जांच की टाइमिंग को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। इस कार्रवाई को हम अन्यथा लेने के बजाय जिन्हें भी ईडी का समन्स आता है वे उन सवालों का जवाब दे।
सवालों से यदि कोई छुपता है तो उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उनके हाथ कहीं ना कहीं काले हैं। जब पुख्ता कागजातों के आधार पर ईडी कार्रवाई करे तो उस कार्रवाई के साथ हम उसे सियासत क्यों जोड़ें? दरअसल शिवसेना में मचे घमासान की एक अहम कड़ी संजय राउत है। बागी विधायक और शिंदे भी संजय राउत की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। शिवसेना के एनसीपी और कांग्रेस के करीब आने और बीजेपी से दूर जाने की एक बड़ी वजह संजय राउत थे। जिस वक्त बीजेपी और शिवसेना में सीएम पद को लेकर घमासान हुआ, उस वक्त भी संजय राउत शिवसेना की ओर से फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे। कहा जाता है कि संजय राउत ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को भरोसा दिलाया कि अगर बीजेपी शर्त नहीं मानती है तो कांग्रेस एनसीपी के समर्थन से उनके मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब वो पूरा करवाएंगे। राउत ने 106 सीटें जीतने वाली बीजेपी को दरकिनार करके 56 सीटों वाली शिवसेना के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री तो बनवा दिया, लेकिन उसकी बड़ी कीमत पार्टी को चुकानी पड़ रही है। ऐसे में वो उद्धव को सीएम बनाने में तो कामयाब रहे, लेकिन इसकी कीमत शिवसेना और बीजेपी के सालों पुराने गठबंधन को तोड़कर चुकानी पड़ी। वहीं जब एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो संजय राउत का कद बढ़ा। वहीं शिवसेना के बागी विधायक और शिंदे धीरे धीरे पार्टी से दूर होते चले गए। यही वजह कि इस वक्त संजय राउत खुलकर बीजेपी और शिंदे को चुनौतियां दे रहे हैं। मैंने कभी मनी लॉन्ड्रिंग या क्या है सब पैसों का खेल कभी किया नहीं। ठीक है, आप भेज दीजिए, मुझे मालूम है कहाँ से इंस्ट्रक्शन जाता है, क्यों जाता है। जो चल रहा है महाराष्ट्र में उनमें एक मैं फ्रंट पर हूँ मेरी पार्टी के लिए, बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए, तो मेरा आवाज बंद कर दो। जिस शख्स ने उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया, अब उस सिंहासन को बचाए रखने का दम भी भर रहा है। जिस शख्स ने शिवसेना बीजेपी के इतिहास को बदला, वो शख्स अब शिवसेना को बचाने का भी दम भर रहा है। लेकिन राह आसान नहीं है, हालात बदल रहे हैं, बगावत तेज हो रही है। अब इस जंग में संजय राउत अगर कामयाब होते हैं तो हीरो की भूमिका में होंगे, लेकिन अगर शिवसेना टूट जाती है तो इसका ठीकरा भी उनके सिर ही फूटेगा। आज तक ब्यूरो। कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। कुछ इस अंदाज में शिंदे गुट पर निशाना साधा था संजय राउत ने, लेकिन उसके बाद भी विधायकों के टूटने का और गुवाहाटी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि फ्लोर टेस्ट की मांग शिंदे गुट की ओर से की जा सकती है, जिन्हें 12 जुलाई तक के लिए राहत मिल गई है देश की सर्वोच्च अदालत से। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में ये जो सियासत मची हुई है, सियासी घमासान के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनसे कई महत्वपूर्ण सवालों पर जवाब लिया है हमारे संवाददाता मुनीश पांडे ने। जो किया है ये लोगों ने बहुत बुरी खबर है। जो हमारे एमएलए वहां चले गए बिना वजह, वो बुरी खबर है। अभी कानून के आप एक बार न्यायालय में जाते हो तो ये चलता रहेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो चलता रहेगा। ये जो समय मिला है, क्या उसमें आप लोगों की कोशिश रहेगी कि जो बागी एमएलएज हैं उनसे कोई बातचीत की जाए, कोई रणनीति तैयार की जाए? क्योंकि आप लोग जो समय मिला है उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, देखो कोशिश तो जरूर करेंगे। आज भी हमारे संपर्क में लोग हैं वहां से। जब मुंबई में आने की कोशिश करेंगे तो उनसे ठीक डायलॉग हो सकता है हमारा। अभी तो 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए हमें मैसेज मिलता है कि हमको बात करना है, हमको यहाँ से छुड़ा दो। मुंबई में आएंगे तो यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, सब कुछ अलग है। मैंने हवा पानी तो अलग है। एक और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि 11 तारीख तक जिन एमएलएस को नोटिस गई थी डिस्क्वालीफाई करने के लिए, 16 एमएलएस को, उनको डिस्क्वालीफाई न किया जाए। अच्छी बात है, लेकिन 11 तारीख के बाद तो करना ही पड़ेगा। मौत आज आप टाल सकते हो, कभी ना कभी तो ये क्रिया प्रक्रिया होने वाली है ना। जो 12 एमएलएज है जिसके ऊपर ये तलवार लटकी है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो हटेगी नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। चलिए, बड़ी बात कही आपने।
एकनाथ शिंदे के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट के सामने आज, सुप्रीम कोर्ट के सामने आज उन्होंने दावा किया कि दरअसल वो मुंबई इसके लिए नहीं जा रहे हैं या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट इसके लिए नहीं गए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। आपने एक बयान दिया हुआ था, उसको भी उन्होंने कहा कि आपने कहा कि 40 लोगों की जो बॉडी है वो वहां से आएगी, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। शिवसेना में बगावत कर दी वो लोगों ने और भाग गए, तो डर किस बात की है? अगर आपको समर्थन है, आपके साथ लोग हैं, तो डरने की और भागने की जरूरत नहीं है। बात रही मेरे वक्तव्य की, मेरे वक्तव्य तोड़मोड़ करो उसका सब न्यायालय में बता रहे हैं कि मैंने इतना ही कहा कि जो लोग 40 लोग वहां गए हैं वो सिर्फ शरीर उनका चल रहा है, बाकी तो उनका आत्मा मर गया है। ऐसे मरे हुए लोगों को क्या मुंबई में हम स्वागत करेंगे? वो तो सिर्फ जिंदा लाशें यहाँ आएगी, इतना ही मैंने कहा है। राउत साहब, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज। ईडी ने आपको समन किया हुआ है एक मामले में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। क्या आपको अंदेशा था? क्योंकि आपने पिछले कुछ बयानों में आपने लगातार कहा था कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, क्या आपको लगता है? ये अभी जो मुझे नोटिस आया वो मिसयूज ही है ना। मेरे जैसा है, मैंने कभी मनी लॉन्ड्रिंग या क्या है सब पैसों का खेल कभी किया नहीं। ठीक है, आप भेज दीजिए, मुझे मालूम है कहाँ से इंस्ट्रक्शन जाता है, क्यों जाता है। जो चल रहा है महाराष्ट्र में उनमें एक मैं फ्रंट पर हूँ, मेरी पार्टी के लिए, बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो मेरा आवाज बंद कर दो। और देखिए, मेरा आवाज आप बंद नहीं कर सकते। आप ईडी की नोटिस भेज दीजिए या मेरी गर्दन उड़ा दो, मैं गुवाहाटी से रास्ते से नहीं निकलूंगा, मैं यहाँ ही रहूंगा मेरे पार्टी के साथ। आप कितनी भी कोशिश करो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन आपने मेरे खिलाफ ईडी लगाया, सीबीआई लगाया, मैं जेल जाऊंगा ना। आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो, अभी मैं बैठा हूँ शिवसेना भवन में, आप आइए, अरेस्ट करो, मुझे बुलाओ, कब आना है, मैं जाऊंगा। गिरफ्तार होने के लिए आप तैयार हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं। अगर आप गलत तरीके से कुछ करना चाहते हो मेरी पार्टी को खत्म करने के लिए, और उसके लिए आपको मेरा बलि देना है, बलि चढ़ाना है। हजारों लोग हमारे शिवसेना में इस तरह से उनका बलिदान है इस पार्टी के लिए। हजारों लोग हैं हमारे, चाहे 1992 का दंगा हो, जो बाबरी वाला, उससे पहले हो 1969, अभी बाद में अनेक बहुत से मोमेंट में हमारे लोग मारे गए। तो एक हमारी बलि चढ़ गई तो उसमें बड़ी बात क्या है? हमारी बलि चढ़ जाएगी तो बड़ी बात क्या है? संजय राउत को आप सुन रहे थे। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें शिंदे गुट की ओर से लगातार अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सब के बीच बागी विधायक दीपक केसरकर ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की मांग की है। शिवसेना के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब। केसरकर ये जिक्र करते हुए, मेरा अनुरोध है कि बीजेपी के साथ हो गठबंधन। हालांकि आज शाम 5 बजे जब दीपक केसरकर आज तक के साथ जुड़े हुए थे तो उन्होंने उद्धव ठाकरे का इस्तीफा ही सीधे मांग लिया था, ये कहते हुए कि उनकी सरकार तो अल्पमत में है। अब उनकी ओर से चिट्ठी लिखकर कही गई है कि बीजेपी के साथ कीजिए गठबंधन। इसके लिए उद्धव नहीं है तैयार। अब आगे क्या होगा, बड़ा सवाल कायम है।